जरूरत तो पड़ेगी, राइट। सो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है। वन इज द पैरासाइट, second is the host. This parasite depends directly on this host for its nourishment. ये जो host है ना, इसकी body से nourishment ले लेते हैं और अपना काम करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है। तो always this word parasite is sometimes you may come across the word, if somebody refers to something as parasitic, that means it's really not good for them, right? So parasitic nutrition, a type of nutrition organism derives, excuse me, other one is called the host. और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन तभी होता है जब इस होस्ट को हार्म पहुंचता है। अगर इस होस्ट को हार्म नहीं पहुंचता तो उस रिलेशनशिप को अपन पैरासिटिक नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना होता है ना, तो आपको ये आप सिंपल अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, वन इज द होस्ट, other is the parasite. Parasite depends on the host for its nutrition, but you do have to mention that the host is harmed. In this process, the host is harmed. ठीक है, होस्ट को हार्म पहुंचता है, तभी उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप। अदरवाइज अगर होस्ट को हार्म नहीं पहुंच रहा है तो वो दूसरी हो जाती है, राइट। तो डिफाइन जब आप करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन को, ऑलवेज राइट दैट द होस्ट इज हार्म्ड इन दिस रिलेशनशिप एंड द पैरासाइट इज बेनिफिटेड, उसको अपना। और इसके कई एग्जांपल्स आप जानते हैं ना, अमरवेल, प्लाज्मोडियम, आप जानते हैं प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज दैट ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया, हमने 9th में पढ़ा था ना। हाँ, तो प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स एंड इनसाइड द बॉडी इट ग्रोज। तो वो एक काइंड ऑफ पैरासाइट है। वेरियस वायरसेस, आप जानते हो वायरसेस आर पैरासाइट्स ऑल्सो। और अभी तो अपन एक वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या करता है, हार्म पहुंचा रहा है, मस्ट बी अवेयर, राइट। तो सर्टन पैरासाइट्स आर प्रेजेंट, कस्क्यूटा हो गया, सॉरी अमरवेल हो गया, और उसके बाद प्लाज्मोडियम हो गया, देयर कैन बी वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स या वर्म्स, जैसे पिन वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, लिवर फ्लू हो गया। ये सभी ऑर्गेनिजम्स किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आइदर ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अगर मैं यहाँ लिखूं तो पैरासाइट्स कैन बी of two types. One are ectoparasites, other are endoparasites. See the words you can understand. What does ectoparasite mean? Ectoparasite बाहर से, जैसे अमरबेल किसी और प्लांट के ऊपर वाइंड करके सकर्स डाल के न्यूट्रिशन लेता है। प्लाज्मोडियम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है ना। तो जो बाहर से डिराइव करता है एक्टोपैरासाइट हो गया, और जो अंदर से डिराइव करता है वो हो गया एंडोपैरासाइट। तो आपको समझ में आ रहा है? डेफिनेशन आपको याद करनी है। इफ यू फाइंड certain words are difficult, write it in your own words. You can get it checked from your teachers. What you need to mention is the host, parasite, how the parasite gets nutrition from the host, and third thing, host is harmed
this kind of relationship. ठीक है, I hope you've understood all the three types of feeding mechanisms. तो हमने heterotrophs को 3 तरीकों से डिफाइन कर लिया या क्लासिफाई कर लिया, और हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना खाना लेते हैं. कुछ होलोजोइक होते हैं, ह्यूमंस, अमीबा हो गया. कुछ दे आर सैप्रोट्रोफिक, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस, है ना. जैसे अगैरिकस, आप जानते हो ना अगैरिकस क्या है? इट इज द एडिबल मशरूम, राइट, अगैरिकस. और देन देयर इज राइजोपस, ब्रेड मोल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स सैप्रोट्रोफिक होते हैं. एंड थर्ड इज पैरासिटिक. पैरासिटिक, कुछ फंगाई पैरासिटिक भी होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम आर सैप्रोट्रोफिक. ठीक है ना. सो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल अगर आप पूछे तो प्लाज्मोडियम आप दे सकते हो. थर्ड आप दे सकते, सेकेंड सॉरी यू कैन गिव ऑफ अमरबेल, देन यू कैन गिव ऑफ liver flu, right? So these have all been mentioned in your chapters, but you need to memorize some of them, because whenever you write a definition, you can write the example 1 or 2 or 3 maximum. You don't need to write memorize all the examples given, but आपको पता होना चाहिए, because in examinations like NTS, you know, you should be specifically very clear about the words, वो कौन सी कैटेगरी में आता था, बिकॉज वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और आजकल तो हर एग्जाम का फॉर्मेट वही हो गया है, राइट. तो बस पढ़ना हमको सब कुछ है. जब हम सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आई होप द 3 थिंग्स आर क्लियर टू यू: होलोजोइक, सैप्रोट्रोफिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अच्छा, कई बार आप एक वर्ड और यू कम अक्रॉस वन मोर वर्ड, दैट इज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है. अगर हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं ना, तो होलोफाइटिक, दिस इज वेरी सिमिलर टू फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? A process by which autotrophs prepare their own mechanism, very similar to autotrophic nutrition, and this word is generally used for protists like यूग्लिना. आप जानते हो ना यूग्लिना. अब यूग्लिना का जब नाम आया ना, तो मुझे आपको एक चीज और बतानी है. हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे ये यूग्लिना जिसका मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है. What do we mean by mixotrophic nutrition? Oh, this word mix. Mixotrophic मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी होता है, और ये in case light is not available तो ये भूखा नहीं रहता. ये क्या करता है? It switches to the saprotrophic mode of nutrition, or I can say to a heterotrophic mode of nutrition. So we define the mode of nutrition as mixotrophic, seen in certain protists like euglena. ठीक है. तो आपको ये समझ में आ गया. तो this is about holophytic. This word is similar to autotrophic nutrition, right? जबकि आप saprotrophic और saprophytic word आते हैं ना, तो similar कह सकते हैं. Phyte word generally is used for plants, और वो डिफरेंस है. अदरवाइज यू कैन यूज इट बोथ. सैप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं, सैप्रोट्रोफिक भी बोल सकते हैं. इन केस ऑफ फंगस सैप्रोफाइटिक वर्ड वुड बी प्रॉपर. तो आप दोनों जो भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन राइट इट. बट होलोफाइटिक, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद होलोजोइक. ठीक है. दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. सो अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन जब आप करेंगे ना, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो ये पूछ सकते हैं, राइट. तो आपको इतना समझ में आ गया. द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक, mechanisms of feeding या methods of taking food, holozoic, saprotrophic and parasitic. तो अब जब मैंने आपको पैरासिटिक की बात की ना, तो आपने देखा होगा कि एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ना. आया समझ में? एक होस्ट है, दूसरा पैरासाइट है. हाँ, दोनों में एक को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन है तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप. ठीक
हर रिलेशनशिप जो होती है विद इन ऑर्गेनिजम्स इज नॉट ओनली पैरासिटिक, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर सीन, और उसका एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. What do we mean by the word symbiotic? जब भी हम ये वर्ड होते हैं ना symbiosis, it denotes a kind of relationship जिसमें दोनों को फायदा, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिलेशनशिप है तो दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है. फॉर एग्जाम्पल इसका हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. इसका एग्जाम्पल है लिचेंस. ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना. लिचेंस में कौन से दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं? एल्गी and fungi. You know that, no? We had discussed in the 8th standard, algal part is called phycobiont, fungal part is called mycobiont. ठीक है? So in lichens, algae and fungi stay together and both are mutually benefited. तो symbiosis के लिए एक word mutualism भी आ जाता है. Both are benefited. Algae provides food to fungus, क्योंकि हमने देखा कि fungus खुद का खाना नहीं बना सकता. Fungi are always heterotrophic. They lack chlorophyll. They do not have any mechanism to prepare self food, so they depend on algae. तो ये इसको food provide करता है. In turn, fungi protects a shelter or protection to the algae. So both are mutually benefited. That kind of relationship is called symbiotic relationship. ठीक है? बहुत सारे इसके और examples आपने देखेंगे, जैसे mycorrhiza है. Or examples you can discover for yourself and tell me. We'll discuss it later on in the next lecture. Did you find any mode of symbiotic relationship in the course? ये आपके लिए एक वर्क रहेगा. ठीक है? So lichens इसका एग्जाम्पल है, mycorrhiza इसका एग्जाम्पल है. मुझे जस्ट ये पता करके बताएंगे कि mycorrhiza कौन सी दो ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप है. इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके, सो दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब एक में हमने देख लिया पैरासिटिक में कि पैरासाइट को फायदा पहुंचता है, होस्ट को नुकसान पहुंचता है. दूसरा हमने देख लिया सिम्बायोटिक, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स है, दोनों को फायदा पहुंच रहा है. बोथ आर बेनिफिटेड, राइट? सो दैट इज गुड. बट देयर इज येट वन मोर काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं commensalism. What do we mean by this commensalism? इसमें भी obviously it's a relationship. There are two organisms. लेकिन इसमें जो host होता है, or you can say one organ, better word host क्योंकि parasitic में है, one organism is benefited, the other organism is not harmed. So एक को फायदा मिलता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं है. कई बार आपने देखा होगा birds living in the holes in trees, certain worms moving behind other organisms ताकि वो उनके जो लेफ्ट ओवर्स है वो खा लें. ऑल दीज आर कमेंसलिज्म. दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता, एक को फायदा मिल जाता है. एक और भी है इमेंसलिज्म, जिसमें लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है. कमेंसलिज्म ऑल्सो is not a part of NCERT. So when you're preparing for boards, आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एक तो definition of holozoic nutrition, second definition of saprotrophic, उसके examples, third parasitic and symbiotic relationship. तो आप इतना जब पढ़ेंगे, you have prepared quite a portion of your chapter on nutrition. क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा ना, उसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई टेल यू अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस. थोड़ा सा हमारा रह गया था पार्ट, रिमेंबर? तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया. आई टोल्ड यू आई विल लेटर ऑन डिस्कस विथ यू कि हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स को तो कैटेगराइज कर रहे हैं. वेयर डू वी पुट दैट स्मॉल मस्कीटो? तो फॉर लिटिल फन लेट्स
go to that topic. I hope you have all got a clear idea in your mind कि हम herbivores, carnivores, omnivores को क्या heterotrophic nutrition का एक पार्ट बोलते हैं, लेकिन हम उसमें क्या क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे, ऑन द फूड दे ईट. सो उनको हम ये भी कह सकते हैं वो होलोज, उनका मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग होलोजोइक ही है, लेकिन उनका खाने की पसंद अलग है. दे प्रेफर डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो remember what you have studied. Heterotrophs are of some kinds. One was herbivores, eat only herbs or plants. इसके एग्जाम्पल काउ, गोट, डियर सारे हो सकते हैं. And all vegetarians on earth, right? Second was carnivorous, eat flesh of other organisms. Omnivores और omnivorous. अगर हम एनिमल को रिफर कर रहे हैं तो हम उसको omnivore बोलेंगे. अगर हम पूरी ग्रुप को omnivorous organisms, the way they eat, these eat both flesh and plants. Humans very smart. Humans can depend on both. कभी उनकी इच्छा होती है तो प्लांट्स भी खा लेते हैं, कभी फ्लैश भी, मीट भी खा लेते हैं, राइट. तो ह्यूमंस फॉल इन दिस कैटेगरी. तो मैंने पूछा था कि आप उस मस्कीटो को कहाँ डालेंगे. क्या मस्कीटो हर्ब्स खाता है? नहीं. क्या मस्कीटो फ्लैश खाता है? कहाँ से खाएगा फ्लैश? वो थिंग इट्स सो स्मॉल, इट्स नॉट ईटिंग फ्लैश. इट इज डिपेंडिंग बेसिकली ऑन ब्लड, और इट फीड्स ऑन ब्लड, राइट. इट सक्स ब्लड. जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है वो क्या करने आती है जब आपको प्लाज्मोडियम मलेरिया देके जाती है या प्लाज्मोडियम को बॉडी के अंदर देके जाती है, इट इज कम टू सक द ब्लड. वो हल्का सा ब्लड पे डिपेंड करती है. तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल लीच, कुछ ग्रुप ऑफ लीचेस भी होती है ना, हाइड्रोडेनेरिया, जो आपने पढ़ा था 9th क्लास में, दे आल्सो सक ब्लड. आपने सुना होगा इसके बारे में. तो दे फॉल इन अ कैटेगरी, हम उनको भी एक कैटेगरी देखते हैं जिसको कहते हैं सैंग्विवोरस. सैंग्विवोरस, दे फीड ऑन, और यू कैन से डिपेंड ऑन ब्लड. इसका एग्जाम्पल मस्कीटो, और यू कैन से लीच, वैम्पायर बैट्स एक्सेट्रा. थर्ड, जब अपन सैंग्विवोरस की बात करते हैं तो कई बार यू कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक फ्रूगीवोरस आल्सो. फ्रूगीवोरस डिपेंड्स ऑन फ्रूट्स बेसिकली. ठीक है, तो ये फ्रूट्स खाते हैं बेसिकली. ये जो मंकीज वगैरह है ना, कुछ एनिमल्स दे आर मेड टू ईट फ्रूट्स ओनली, एंड दे लाइक टू ईट फ्रूट. हालांकि ठीक है, हम उनको बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड्स भी दे देते हैं, पर अब क्या करेंगे, जब जो मिल रहा है वो खा लेते हैं. लेकिन बेसिकली देयर प्रेफरेंस इज फ्रूट्स, दे लाइक टू ईट फ्रूट्स. तो हम जो भी ऑर्गेनिजम्स फ्रूगीवोरस होते हैं उन वी कैटेगराइज देम एज फ्रूट ईटिंग और ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये 5 कैटेगरीज तो हो गई. अब इसके अलावा जब अपन ने सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात की थी, याद है, मैंने कहा था अर्थवॉर्म एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिया था. I said I'll tell you later on about it. Earthworm is one organism जिसको हम detritivore कह सकते हैं. Detritivore. It depends on decaying substances, but it ingests them. It takes in decaying substances, इसीलिए हम उसको detritivore कह सकते हैं. इसका mode of nutrition, some of the detritivores have mode of nutrition as holozoic, right? Saprotrophic या saprotrophic में क्या था? They release chemicals from their body. They don't take anything inside their bodies. ठीक है? Detritivores depend on okay.
और एक कैटेगरी आपने बहुत बार सुनी होगी, वो है इंसेक्टिवोरस, राइट। सो इंसेक्टिवोरस ईट इंसेक्ट्स, और ऐसे आपने कई प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा होगा जो इंसेक्टिवोरस होता है। तो व्हाई डू द प्लांट्स टेक इंसेक्ट्स, व्हाई डू दे इंजेस्ट इंसेक्ट्स? प्लांट्स तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रोफिक है। व्हाई डू दे हैव टू इंजेस्ट एनी काइंड ऑफ insect? Why? Because these plants are growing in areas or in soil which is deficient in nitrogen, ठीक है, वहां पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इनकी बॉडीज जब डीकम्पोज होती है या जब डिग्रेड होती है तो जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं दे यूज इट फॉर द ग्रोथ, राइट। एंड प्रोटीन्स में होता है नाइट्रोजन। Nitrogen is very very important for the growth or the proper growth of a plant. आपने याद है 9th में पढ़ा था, it's a macronutrient, NPK, अपन ने fertilizers के बारे में, what was that N? That N was nitrogen. So that nitrogen is very essential for the proper growth of plant, and because those plants are not getting nitrogen from their soil, they ingest insects. उनकी बॉडी के प्रोटीन्स जब डिकम्पोज होते हैं, डिग्रेड होते हैं, अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं। अमीनो एसिड का एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, सो दे कैन सेटिस्फाई द नाइट्रोजन नीड्स, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस ईट इंसेक्ट। तो ये कैटेगरीज ऑफ हेटेरोट्रोफ्स है, हम ज्यादातर इनके बारे में पढ़ते 7th तक, बट ये कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन का मेथड है डिपेंडिंग ऑन द फूड विच दे ईट। ओके, सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज जस्ट, आई थिंक दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर NCERT, पर हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ ले तो कोई हर्ज ही नहीं, राइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, सिंपल चीज़ें पढ़ी जो हम जानते थे, कुछ नई चीज़ें भी हमने देखी जो हम अवेयर नहीं थे, आगे और भी पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन इन द एंड आई थिंक मैं लेक्चर ख़त्म करूं उससे पहले मुझे लगता है हमको 1 by 1 कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आ सकता है ना, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली कम आता है बट यू शुड मेमोराइज इट। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? सेकंड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह से लिखना है। वन डिफरेंस, food preparation method. Second, you can give examples, ठीक है। दो example generally comes in a 3 mark question or 1 mark question, but आपको ये वाले differences करने हैं। Second, definition of holozoic, definition of saprotrophic, definition of parasitic. कई बार parasitic के examples भी पूछते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन स्कूल एग्जाम्स में कम आएगा, बट नॉलेज इज ऑलवेज वेलकम, राइट। सो उन 3 चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे, उनके डेफिनेशंस आप याद करेंगे। आई होप यू हैव नोटेड डाउन इन योर रजिस्टर्स। प्लीज मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर फॉर ऑल द टॉपिक्स सो दैट एट द एंड यू हैव सर्टन नोट्स विथ यू। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी अरे उस वक्त मैंने कहाँ लिख दिया था, अब कहाँ लिख दिया था, गेटिंग कंफ्यूज माइंड, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर जस्ट टू मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अबाउट हमने भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखा ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं प्लांट्स ये अपना नरिशमेंट तो खुद ही बना लेते हैं फूड वगैरह, लेकिन कैसे करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे उसकी डिटेल। हाँ मुझे पता है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका डिटेल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ें। दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू हैव हर्ड माय लेक्चर वेल। और कौन क्या कह रहा है? बोर्ड? माय गॉड, यू कैन नॉट गेट बोर्ड, नो, बिकॉज यू गॉट टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स। बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ भाई, बोर्ड एग्जाम तो आ ही रहे, आपको फेस करना ही है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी
bored sitting at home, you have to take care of yourself, take care of your studies and do good further. ठीक है, तो मिलते हैं next time. I hope you have just heard, enjoyed the lecture. तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे पता है study is a difficult task, लेकिन हमें करना ही है, और जब हम बोर्ड नहीं होंगे ना तो हम उस बोर्ड को तो यूं ही पास कर लेंगे. ठीक है, so we'll meet again next time. Till then, please read what you have written, and if you have any doubts we can solve them. You can ask a question